गढ़वाल में जैसे प्रसिद्ध गढ़ों की अगर हम बात करेंगे तो जो नाम है इसका गढ़वाल, ये नाम आया ही मतलब गढ़ों की एग्जिस्टेंस की वजह से है। यहाँ पे बहुत सारे गढ़ थे, इसी की वजह से गढ़वाल नाम आया। क्योंकि जब कोई भी नाम पड़ता है तो उसके पीछे कोई कॉज होता है कि नाम कोई क्यों पड़ेगा। तो जो आज जिसे हम गढ़वाल कहते हैं, तो ये नाम पड़ने के पीछे ही इसका असली कारण क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे गढ़ थे। यहाँ पे अभी तक की स्टडी में हमने तो ये देखा है कि यहाँ पे अप्रॉक्स 300 के आसपास ऐसी लोकेशन हैं, उससे ऊपर भी जा सकती हैं, जिनको हम गढ़ या गढ़ी इंग्लिश में कहते हैं। तो फोर्ट और फोर्टैलिक्स, गढ़ का मतलब जो थोड़ा बड़ा होता है, जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, और गढ़ी हम उनको कहते हैं कि जो उनके कंपेयर में जो क्या होता है, जिनका साइज़ छोटा होता है, जिनका रोल भी डिफरेंट होता है। अगर उन दोनों को कंपेयर करें हम, और दोनों को अगर कंबाइन करके देखें तो नंबर हमारा 300 से ऊपर जाता है केवल गढ़वाल में। गढ़वाल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड जो स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट 2 डिवीज़न में है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो है इसके, एक तो कुमाऊँ है और एक गढ़वाल है। तो केवल अभी तक की हमारे स्टडी में ये आया है कि केवल गढ़वाल में 300 से ऊपर ऐसी लोकेशंस हैं जिनको हम गढ़ या गढ़ी कह सकते हैं। अब जो आपका सवाल है कि इनमें से मुख्य कौन है या इम्पोर्टेंट कौन से हैं, तो इसका आंसर हम इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि 300 जिस क्षेत्र में हैं उनमें से कोई भी अगर एक हम लें तो वो उस लोकल एरिया के लिए तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम एज अ होल उत्तराखंड को देखें या अगर गढ़वाल को देखें तो कौन से इम्पोर्टेंट है, उसमें से एक क्लू आपको देता हूँ कि जब जैसे मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उत्तराखंड 2 मतलब डिवीज़न में है, तो जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो हिस्ट्री में भी एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी हिस्ट्री है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री में आपको ये मिलेगा कि जो गढ़वाल है ये 12 परगनों में डिवाइड था। आज भी अगर जब हम रेवेन्यू देखते हैं, रिकॉर्ड्स देखते हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट तो बहुत लेट फेज का टर्म है, इससे पहले परगने नाम ही चलते थे। तो पूरा जो गढ़वाल है ये लगभग 12 परगनों में डिवाइड था। जैसे आज अगर हम देखें तो 7 मतलब डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल में, ठीक है ना, बाकी 6 वो कुमाऊँ में हैं। तो इसी टाइप से जो पहले ये 12 परगनों में ये पूरा एरिया डिवाइड था, और आउट ऑफ मतलब उन 12 परगनों में से 7 ऐसे परगने हैं आज भी जिनका नाम इन गढ़ों के नाम पे रखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 52 गढ़ों का जो बड़ा ट्रेंड चलता है, या फिर जब से नेगी जी ने गाना गया, या अगर इसको ट्रेडिशनली हम देखें तो 52 गढ़ मतलब गढ़वाल में कहे जाते हैं। उनमें से 7 के नाम ऐसे हैं जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के साथ हमको मिलते हैं, जिन्हें हमने परगना कहा है। वो परगने कौन से हैं? जैसे देवलगढ़ है, नागपुर है, आपका चांदपुर है, ऐसे दसौली है। तो ऐसे 7 परगने ऐसे हैं जिनका नाम गढ़ों के नाम पर है। तो मेरे हिसाब से ये 7 तो बड़े इम्पोर्टेंट गढ़ होने चाहिए हमारे गढ़वाल के पूरे। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे बनगढ़ है जो आज चंद्रबंदी है, ऐसे लोहवागढ़ है जो गढ़वाल और कुमाऊँ के बॉर्डर पर है। ऐसे ही आपका एक कौनपुर गढ़ है जो भी आपकी चमोली में पड़ता है। तो इस तरीके से आप महत्वपूर्ण गढ़ों को अपने हिसाब से अपना डिफाइन कर सकते हैं। बट जो 7 जो ये गढ़ हैं जिन्हें मैं मानता हूँ, ये गढ़वाल के बड़े इम्पोर्टेंट गढ़ हैं। और इनमें से एक जो नाम आता है, कई बार आता है, वो है चांदपुर गढ़। वो इसलिए क्योंकि चांदपुर गढ़ इज़ कंसिडर्ड कि एज अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ परमार डायनेस्टी। जो यहाँ पे परमार डायनेस्टी का नाम आता है, जिन्हें बाद में अजय पाल भी देखते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले चांदपुर गढ़ में ही आके अपने आप को सेटल किया था। तो इस वजह से चांदपुर गढ़ी भी एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क हो जाता है। दूसरा अगर हम कहें तो चांदपुर गढ़ से कुछ समय बाद जो कनकपाल आए थे, उन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था श्रीनगर में। देवलगढ़ हम जिसे कहते हैं, तो देवलगढ़ उस हिसाब से फिर अगेन इम्पोर्टेंट एक फोर्ट में आ जाता है। तो इस तरीके से फोर्ट अगर इम्पोर्टेंस की अगर आप मतलब पैरामीटर सेट करेंगे तो अलग अलग फोर्ट आपको इम्पोर्टेंट आपको दिख जाएंगे। गढ़वाल में गढ़ों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, तो 2 हो गई ये सवाल आपके। एक अगर ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें, इतिहास की बात हम करते हैं। इतिहास हमें गढ़वाल का इतिहास ये बताता है कि जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, इंडियन हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री कोई भी देखते हैं, तो कुछ फेज़ में डिवाइड है।
जैसे एंसेंट हम कहते हैं, मिडिवल कहते हैं, जैसे प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, और मॉडर्न या आधुनिक इतिहास हो गया। गढ़वाल के इतिहास में जब हम देखते हैं तो जो प्राचीन काल है, जिसे हम अप टू 7th सेंचुरी तक हम मानते हैं या 8th सेंचुरी तक हम मानते हैं, वहाँ तक के इतिहास में हमको कुछ बड़े बड़े राजवंशों के नाम मिलते हैं। जैसे एक कुड़िंद है, और दूसरा जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो राजवंश रहा है जो कत्यूरी है, जिसका नाम कई बार लिया जाता है खासकर मंदिर स्थापत्य के लिए। जब इनका डाउनफॉल होता है, इन जो बड़े बड़े जो राजवंश थे, इसके बाद जो काल आता है मध्यकाल हम जिसे कहते हैं, अर्ली मिडिवल या मिडिवल एज हम कहते हैं, उस काल में उसका जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 500-600 सालों तक चलता है। तो 500 से 600 सालों के बीच में का जो टाइम पीरियड है, उसको इस गढ़वाल में इन 500 से 600 सालों में जो राज किया वो इन्हीं गढ़ों ने या इन्हीं के गढ़पतियों ने किया। गढ़पति मतलब जो उसके ओनर थे, जो वहाँ पे जो रूल करते थे पूरे एरिया को। तो इस हिसाब से ऐतिहासिक रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो मध्यकाल है पूरे गढ़वाल के इतिहास का, उसमें इन गढ़ों की भूमिका बहुत ज़्यादा है। और जब इतिहास को हम देखते हैं तो इतिहास केवल लड़ाइयों का इतिहास नहीं होता है कि एक ने से फाइट किया था, डेवलपमेंट की हिस्ट्री भी होती है। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे हुई है, यहाँ पे कल्चरल ग्रोथ यहाँ पे हुई है, यहाँ पे रिलीजियस यहाँ पे ग्रोथ हुई है। तो जो सब कुछ अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो इस टाइम में इन गढ़ों की यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका रही है ऐतिहासिक रूप में। सांस्कृतिक हिसाब से अगर हम देखें तो सांस्कृतिक का मतलब कि इसका संस्कृति में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो चांदपुर गढ़ है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो दैट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ परमार डायनेस्टी। और आप नंदा देवी राजजात के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो नंदा देवी राजजात और चांदपुर गढ़, इन दोनों का अपने आपस में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जब कभी भी 12 साल बाद जब नंदा देवी की जात स्टार्ट होती है तो वो चांदपुर गढ़ में ज़रूर जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई नंदा देवी की जो यात्रा होती है उसके तो और भी कई पड़ाव हैं, उन्हीं में से अगर एक चांदपुर गढ़ भी हो गया तो उसका महत्व इतना ज़्यादा कैसे आके हम यहाँ पे आप ये देखेंगे कि चांदपुर गढ़ जहाँ पे स्थित है, जो उसकी लोकेशन है, चांदपुर गढ़ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे आदि बद्री का मंदिर भी है, जहाँ पे 16 मंदिर कहे जाते थे, आज 14 मंदिर वहाँ पर हैं। नंदा देवी की जो राजजात जो यात्रा है वो आदि बद्री मंदिर में न जाते हुए केवल चांदपुर गढ़ी में आती है। और मेरा ये मानना है कि चांदपुर गढ़ी से एसोसिएट होने के कारण ही इसको राजजात कहा जाता है। नहीं तो अगर हम पूरे उत्तराखंड के अगर सांस्कृतिक पूरा मैप देखें तो हमें यात्राएं बहुत दिखती हैं, जात हमें बहुत दिखती हैं, लेकिन राजजात केवल एक ही है जो नंदा देवी की है। और उसका कारण यही हो सकता है क्योंकि वो राजघराने से या राजवंश से वो संबंधित थी। एक कहानी इसमें ये भी है कि जो नंदा देवी है, राजराजेश्वरी भी उसे कहा जाता है, और राजराजेश्वरी की जो हिस्ट्री है ये फिर से उन्हीं गढ़ों के साथ जुड़ी हुई है, उन्हीं जो गढ़पति थे उनके साथ जुड़ी हुई है। और राजराजेश्वरी और गढ़ों का संबंध हम ऐसे भी देख सकते हैं कि गढ़वाल में अधिकतम गढ़ों में राजराजेश्वरी का मंदिर आपको ज़रूर मिलेगा। उसका नाम कुछ और हो सकता है क्षेत्र में, लेकिन उसका मूल नाम जो है वो राजराजेश्वरी ही है। दूसरा, इसका सांस्कृतिक महत्व आप इस तरीके से भी आंक सकते हैं कि आज गढ़वाल के उन 52 गढ़ बोले या जो भी आप नंबर आपको याद आ सकता है, उन गढ़ों में से अधिकांश गढ़ मंदिरों में मतलब कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये दिखाता है कि इसका मतलब जो ये क्षेत्र है, जो लोकेशन है, एक तो उसके सिग्निफिकेंस को बताता है, दूसरा जो राजा या फिर गणपति रहे हैं उनके साथ जो वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है उनका क्या बॉन्ड रहा होगा, वो आज भी हमको देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे बनगढ़ नाम है, बनगढ़ हमारे 52 गढ़ों में आता है या फिर जो मुख्य गढ़ हैं गढ़वाल के उनमें आता है। आज ये बनगढ़ कहाँ पर है? आज हम इसे चंद्रबदनी के नाम से जानते हैं। तो अगर आप कभी देखें चंद्रबदनी को, तो चंद्रबदनी की जो लोकेशन है वो एकदम एक दुर्ग की लोकेशन है कि जहाँ से आप बहुत बड़े एरिया को आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एक और गढ़ है जिसे अजमेरगढ़ कहते हैं, महाबगढ़ भी कहते हैं उसे। आज वहाँ पे शिव का मंदिर है, वो भी इसी प्रकार के लोकेशन पे मतलब लोकेटेड है वहाँ पे।
तो इनका सांस्कृतिक महत्व इस प्रकार से भी उनको आज भी देखा जाता है कि जो गढ़वाल है, और जब हम इसको मध्यकाल की बात कर रहे हैं, आज से हम 1000-1200 साल मतलब पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय पे कौन कौन से गढ़ किसके क्षेत्र में थे, इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो नदी घाटी के हिसाब से, रिवर मतलब वैलीज के हिसाब से। तो गढ़वाल में 2 बड़ी नदियां हैं, अलकनंदा और भागीरथी, जो अल्टीमेटली देवप्रयाग में जाके गंगा बन रही हैं। और दूसरा, अगर हम जब पश्चिमी गढ़वाल की तरफ जाते हैं तो वहाँ हमको यमुना देखने को मिलती है। और जब हम ज़्यादा साउदर्न गढ़वाल में जब जाते हैं तो वहाँ पर नयार का हमें कैचमेंट हमको देखने को मिलता है। तो अगर इन नदी घाटियों को अगर हम देखेंगे और हम स्टार्ट करते हैं जैसे ईस्ट से, जो पूर्वी जो गढ़वाल है जो कुमाऊँ से लगा हुआ है, तो उस क्षेत्र में एक तो लोहावागढ़ बड़ा इम्पोर्टेंट था, जो कभी गढ़वाल के पास रहता था तो कभी कुमाऊँ के पास रहता था, क्योंकि बॉर्डर लैंड का था उस समय में। दूसरा, यहाँ पे बधानागढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी अगर आप जब गढ़वाल से कुमाऊँ की तरफ जाएं तो बधानागढ़ की जो लोकेशन है वो वहाँ पे जाके आपको लैंडस्केप में भी एकदम चेंज आपको देखने को मिलेगा। गढ़वाल का लैंडस्केप आपको अलग देखने को मिलेगा, और जब आप आगे कुमाऊँ की तरफ जाएंगे तो ये ईस्टर्न मतलब जो गढ़वाल है वहाँ पर ये 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट वहाँ पर फोर्ट थे। जब हम वेस्टर्न गढ़वाल की बात करते हैं, जो हिमाचल से लगा हुआ जो क्षेत्र है, यमुना घाटी का जो क्षेत्र है, हिमाचल से उत्तराखंड को टोंस रिवर अलग कर रही है। तो उस क्षेत्र में आज की डेट में अगर हम देखें तो वहाँ पे एक निमगागढ़ है, निमगा फोर्ट है वहाँ पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्ट है। तो वो ये लगता है हमें कि वो पूरा जो टोंस वैली थी वो निमगा फोर्ट से कंट्रोल होती थी, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता था सारा वहाँ से होता रहा होगा। जब हम थोड़ा ईस्टवर्ड आते हैं और यमुना नदी में आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एक गढ़ जो काफ़ी बड़ा गढ़ है, विराटगढ़, उसका नाम ही विराटगढ़ है, तो नाम से पता चलता है कि काफ़ी यूज़ काफ़ी रहा होगा। और विराटगढ़ की जो लोकेशन है आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो मसूरी से नीचे एक यमुना पुल नाम से जगह आती है, क्योंकि यमुना रिवर पे मतलब ब्रिज बना हुआ है, तो वो उसकी लोकेलिटी है। विराट खाई नाम से लोकल लोग उसे जानते हैं। और जब आप हिल टॉप पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे विराटगढ़ नाम से आज भी है। दूसरा, वेस्टर्न गढ़वाल का जो इम्पोर्टेंट जो फोर्ट है वो मुंगरागढ़ है। मुंगरागढ़ ये आज के नौगांव के पास में, जब यमुना आ रही है वहाँ से, तो नौगांव के पास में एक गढ़ है, जो मुझे लगता था कि पूरा वेस्टर्न गढ़वाल को ये सारे जो गढ़ 3-4 गढ़ थे ये उनको मिलके देखते थे। दूसरा, जब हम नॉर्थ या ईस्टर्न की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अलकनंदा जो रिवर आती है और आगे जाके मंदाकिनी भी इसमें टच होती है। तो यहाँ पे दसौलीगढ़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, नागपुरगढ़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम अपर हिमालय देखेंगे, जहाँ से जो बद्रीनाथ वाला जो अगर हम एरिया देखें अपर हिमालय, और जो जोशीमठ वाला पूरा एरिया जो इलाका है, यहाँ पे आज भी पैनखंडा नाम से चलता है वहाँ पे। तो पैनखंडा गढ़ भी है और पैनखंडा परगना भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा उत्तरी जो क्षेत्र था ये पैनखंडा गढ़ को देखता था, अगर रीजनल वेरिएशन में हम देखें। उत्तरकाशी की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पे एक गढ़ का नाम आता है, उसे गढ़तांग कहते हैं। आज भी गढ़तांग गली अगर आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, तो गढ़तांग गली 1962 से पहले तक तो वहाँ पे ट्रेड भी चलता था तिब्बत के साथ। तो वो सारा मैनेजमेंट देखना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ये लगता है कि गढ़तांग गली ही वहाँ पे उसको देखता था। दक्षिणी गढ़वाल में अगर हम देखें, साउथ जब प्लेन की तरह अगर हम जा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण गढ़ इसमें एक चौंदकोट हमको दिखता है, एक हमको गुजड़ूगढ़ी हमको दिखता है, जहाँ से आपका रामनगर वाला एरिया भी पूरा आपको नज़र आएगा, और आप हिल्स से आप प्लेन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और अगर सेंटर में देखें हम गढ़वाल के मध्य में, तो एक आपको देवलगढ़ आपको दिखेगा, एक आपको भुमरागढ़ दिखेगा जो आपको खांगरा के पास में है, रुद्रप्रयाग से आगे आते हुए, और आपको चांदपुरगढ़ तो है ही क्योंकि राजधानी था। तो इस प्रकार से ये बड़े इंपॉर्टेंट गढ़ हैं। प्राचीन, अगर मैं, क्योंकि मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, तो आर्कियोलॉजी के हिसाब से अगर मैं आंसर दूँ तो क्या है ना, जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री में किसी चीज़ को मतलब प्राचीन कहना वो आधारित होता है, उसका बेस्ड होता है कि हमने उसे डेट कहते हैं कि ये कब बिलोंग करता है, किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। उसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है साइंटिफिक मेथड, कि जब हम कोई एक ऑब्जेक्ट को कोई लैब में जाके उसको जो बड़ा पॉपुलर है C14 कार्बन 14 डेटिंग जो हम कहते हैं, या उसके थ्रू हमें पता चले कि हाँ ये ऑब्जेक्ट इतने साल पुराना है, तो हम कह पाएँ कि हाँ, या अगर वो ऑब्जेक्ट किसी फोर्ट से मिला है तो हम उसे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये फोर्ट भी लगभग इतना पुराना होगा। दूसरा जो डेट का मेथड होता है वो होता है रिलेटिव डेट करना, एक अनुमान लगाना
कि हाँ अंदाजे से। तो अभी तक के रिसर्च में गढ़वाल में जितने भी सारे गढ़ों के नाम आपने सुने या आप जानते हैं, उनमें से केवल एक गढ़ पे जो साइंटिफिक जो डेटिंग जो हुई है वो चौंदकोट गढ़ की हुई है, 3 साल पहले कराई थी हम लोगों ने। उसका जो टाइम पीरियड आता है वो लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास आ रहा है, और उसमें एक सैंपल हमने और दिया था जो लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास आ रहा है। तो ईसा पूर्व आप आज समझ सकते हैं कि अभी 2025 चल रहा है, और 300 इसमें और ऐड कीजिए तो लगभग उतने साल, ठीक है ना। तो इतने साल मतलब इतने साल पहले का वहाँ पे हमें एविडेंस मिलता है। बाकी जितने भी और गढ़ यहाँ पर हैं उनकी कोई साइंटिफिक डेटिंग नहीं हुई है, और लगभग एक जनरल स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि ये सारे गढ़ मध्यकाल में आए, मीन्स 10वीं और 11वीं शताब्दी के बाद ही ये सारे गढ़ अस्तित्व में आए। मेरा अपना ये मानना है कि ये सारे गढ़ 10वीं या 11वीं शताब्दी में ना आकर ये एंसेंट टाइम पीरियड से चल रहे थे, जब यहाँ पे कत्यूरी यहाँ पे डायनेस्टी थी, या उससे पहले भी। क्योंकि जो यहाँ का भौगोलिक जो क्षेत्र है, इसको यहाँ पे प्रशासन चलाना आसान नहीं है। अगर कोई एक राजधानी आज भी अगर आपके देहरादून में है, आपको चमोली को अगर आपको रूल करना है तो आपको अपना सबॉर्डिनेट वहाँ रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जितने भी बड़ी यहाँ पे राजवंश हुए हैं, उन्होंने हमेशा ही इन गणपतियों के साथ मिलके इस पूरे जो एरिया पे इसको उन्होंने रूल किया है। अभी तक हमने गढ़ों के विषय में बात की। गढ़ या गढ़ियाँ, दो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर मैं कोई नंबर यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसे कि 300 यहाँ पे ऐसी लोकेशन है, तो वो सब गढ़ नहीं थे, गढ़ कुछ ही थे, बाकी उनके साथ उनके सबॉर्डिनेट थे जो उनकी हेल्प करते थे। हेल्प किस चीज़ में? एरिया को रूल करने में, और वॉरफेयर या फिर जब वॉर टाइम होता था तो फिर उनको सपोर्ट करने में वो उनके हेल्प करते थे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने कोशिश की ढूंढने की यहाँ पे, वो हमें ये मिला कि इतने छोटे एरिया में इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ जो लोकेशंस हैं, जिन्हें हम स्ट्रॉन्ग होल्ड भी कहते हैं अगर एज अ होल देखें, ये क्यों बने थे। तो इसका एक आंसर हमारे पास है कि ये अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को इन्होंने स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतनी सारी लोकेशन को इन्होंने यूज़ किया। एक नेटवर्क पैटर्न इन लोगों ने बनाया उस टाइम पे। अब नेटवर्क पैटर्न क्या है? नेटवर्क पैटर्न को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज की अगर हम बात करें, हम लोग सेल फ़ोन यूज़ करते हैं कहीं दूर बात करने के लिए। तो ये सेल फ़ोन काम कैसे करता है? जैसे हम ऑटोमोबाइल जो कंपनी हैं, ये काम कैसे करती हैं? वायरलेस जब हम बात करते हैं तो ये काम करती हैं इस सिग्नल के बेस पे। कहीं पर नेटवर्क, कहीं पर टावर इस्टेब्लिश किया गया होगा, उस टावर में कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि यहाँ से सिग्नल पास होते हैं और वो फिर आगे पास ऑन करता है, ठीक है। और अगर आप ये माने कि बीच में कोई एक जो टावर है, उसका जो मशीन है उसमें कोई मतलब फॉल्ट आ गया है, तो हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा जो कॉल है वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। एक्चुअली ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमको मिडल एज में यहाँ पे मिल जाती है। हाँ ठीक है, उस टाइम इतना सोफिस्टिकेटेड गैजेट उस टाइम नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी इस माउंटेनियस एरिया में रीजन में अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, बहुत दूर और बहुत जल्दी पहुंचाने के लिए, इन सारे जो ये छोटे छोटे मतलब ये जो गड़ियाँ थी इनको यहाँ पर रेस किया। और ये किस तरीके से कम्युनिकेट करते थे? जैसे अगर आप एक धार में है, रिज में है, जहाँ पे फोर्ट की लोकेशन है, और वहाँ से आपको कोई मैसेज बड़े डिस्टेंट ये लोकेशन में आपको भेजना है, तो आप क्या करेंगे? आपने कई जगह ये चीज़ देखी होगी मूवीज़ में, कई जगह इसको दिखाया भी गया है कि रात के टाइम पे अगर कोई इन्वेजन हो रहा है, कोई इंट्रूजन हो रहा है, तो फायर से मतलब सिग्नलिंग होती है कि हाँ कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई है, हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। डे टाइम में जब हम देखते हैं तो डे टाइम में स्मोक का यूज़ किया जाता है, स्मोक में धुआं मतलब जला के एक मैसेज आगे भेजा जाता है कि हाँ कुछ यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो हमको अलर्ट होना चाहिए, हमको स्टडी रहना चाहिए इसके लिए। तो इस तरीके से हमारा ये अनुमान है कि मध्यकाल में यहाँ पे गढ़वाल के गढ़ों के आपस के बीच में आपस में भी इस तरीके की उन्होंने नेटवर्किंग सिस्टम को उन्होंने मतलब डेवलप किया था। फिर एक हमारे व्यूअर थे, एक हमारे रीडर थे, मतलब जिन्होंने हमारा ये पेपर पढ़ा, उनका ये प्रश्न था कि मानो जो इन्वेडर हैं, जो आपको अटैक करने आने वाला है, उसे भी पता है कि आपने ये नेटवर्किंग जो मैकेनिज्म है इसको डेवलप किया है, तो वो ऐसा टाइम देखेगा जब आपके दोनों जो सिग्नल्स हैं ये काम ना करें, ना आपका स्मोक काम करेगा, ना आपका फायर काम करेगा।
ये टाइम हो सकता है बरसात का टाइम हो सकता है, या कुछ और भी जब बैड वेदर या ऐसी कंडीशन आती हैं, तो वहाँ पे एक अल्टरनेट यहाँ पे नेटवर्क, ये यहाँ पे नेटवर्क तो नहीं कहेंगे लेकिन उसे हम कह सकते हैं सिग्नलिंग जो सिस्टम कह सकते हैं, वो है ढोल दमाओं का। ढोल दमाओ आज भी मतलब गढ़वाल में इतना ट्रेंड में है कि कोई भी जो कल्चरल इवेंट होते हैं वहाँ पे हमको ढोल दमाओ या उनके अलग अलग जो साउंड बीट्स होती हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं। मॉडर्न टाइम में उनका उतना रेलेवेंस नहीं रह गया है, लेकिन जब हम इसे हिस्टोरिकली देखते हैं तो इनमें एक पर्टिकुलर साउंड बीट को डेवलप किया गया था। जैसे आज भी होता है ना, कोई ताल होता है तो उस ताल का मतलब क्या है, कोई साउंड बीट है तो उसका मतलब क्या है। 10th सेंचुरी के आसपास ये माना जाता है कि नाथ जो संप्रदाय थे, जिन लोगों ने हिमालय के बहुत बड़े क्षेत्र में इन्होंने रूल किया था, ये रूल करवाया था, उन्होंने एक ढोल सागर नाम से, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, ढोल सागर नाम से एक साउंड बीट्स का एक कलेक्शन है। उसमें एक ताल है, उसे रहमानी ताल कहते हैं, अभियान भी कहते हैं हिंदी में। तो अभियान का मतलब हिंदी में ये होता है कि आप कहीं कोई मार्च हो रहा है, अभियान चल रहा है, आजकल नहीं कहते कि ये अभियान चल रहा है। तो अभियान चलने के पीछे उन्होंने 4 ताल बताए थे। जैसे गढ़वाली में जो उनका नाम है, एक का नाम उकाल है कि जब आप अपवर्ड जा रहे हैं तो उस टाइम अलग सा ताल बजेगा, तो जो उसे सुनने वाला है वो उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि जो मूवमेंट हो रहा है, अभी जो मूवमेंट हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है। फिर ऐसे उधार है, ऐसे ही तीसरा था सैनवार है, जब आप फ्लैट एरिया में चल रहे हैं, और एक होता है गाड़छाल। गाड़छाल में जब आप कहीं नदी के पास चल रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के ताल उन लोगों ने उस टाइम पे डेवलप कर लिए थे मैसेज कन्वे करने के लिए। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है।